हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ज़िरे एकेडमी। दिस इज योर मेंटर अब्दुल अहद। और आज बेटा हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं PYQs। पिछले वाले वीडियोस में भी PYQs करे थे और आज भी करने वाले हैं। द डिफरेंस इज दैट कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिल्कुल लेटेस्ट पेपर जो आपका 25-26 के सेशन का था उसे डिस्कस किया था। बायो का पार्ट उसमें देखा था हम लोगों ने और ये देखा था कि कौन कौन से चैप्टर्स से, यानी कि 9th और 10th का दोनों का जो पोर्शन आता है, तो कौन से 9th के चैप्टर से आया था और कौन से 10th के चैप्टर से आया था, ये सारी चीजें हम लोगों ने एनालाइज करी थी। और आज फिर से मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम लोग देखेंगे पिछले साल का, यानी कि 2 साल के कम से कम पेपर देख लिए जाएं, उसको एनालाइज कर लिया जाए, फिर हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे कि आखिर कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो रहे हैं सर, उनको यहां पर यूट्यूब पे हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है फॉर दी अपकमिंग 11th एंट्रेंस। ओके बच्चों, तो आज की ये वीडियो इसी के बारे में है कि भाई कौन कौन से सवालात हैं। और यहां पर मैं बता दूं कि बैचेस जो हैं आपके वो स्टार्ट होने जा रहे हैं 20th से, यानी कि 20 तारीख से। और आपको अगर एनरोल करना है, सो दिस इज आवर नंबर 7668133310। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इस पे आप जा करके विजिट कर सकते हैं। हमारी रील्स हैं, स्टोरीज हैं, पोस्ट हैं, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन, जो भी वीडियो आती है या फिर कोई भी चीज होने वाली है, कोई भी रील आती है, वो सारी चीजें वहां पे इंफॉर्मेटिव सारी चीजें वहां आपको मिलेंगी। और यूट्यूब चैनल पे तो आप आ ही गए हैं, उसको सब्सक्राइब ही कर लीजिए। ओके बच्चों, तो बिना किसी देर के हम लोग पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था फॉर द सेशन ऑफ 24-25 बायोलॉजी का 11th एंट्रेंस के लिए, वो ये था कि पूछ रहा है कि नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स एसेंशियल टू लाइफ एक्सेप्ट। एक्सेप्शन यहां पर पूछा है, कह रहा है कि भाई साहब जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लाइफ के लिए जो है जरूरी होते हैं, उसमें से ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इन चारों में से कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता है। तो आइए बेटा देखते हैं कि इसका क्या जवाब होगा। कह रहे हैं सबसे पहला ऑप्शन सर दिया है प्रोटीन्स। कह रहे हैं प्रोटीन्स तो सर हमने पढ़ा था, या आपको अभी मैं लाइफ प्रोसेस पढ़ाऊंगा फर्स्ट चैप्टर। तो लाइफ प्रोसेस में पहला पार्ट जो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि प्लांट्स आर दी ऑटोट्रॉफ्स। आपने बचपन से पढ़ा है कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या बनाते हैं, वो कार्ब्स बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 ये बनाया इन्होंने, प्लांट्स ने ग्लूकोज बनाया। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ग्लूकोज बनाया, ये क्या है बेटा? आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ऑल्दो यहीं से आपको आंसर मिल गया, लेकिन थोड़ा सा मैं प्रोटीन्स के बारे में भी बता दूं कि यहां पर क्या हुआ। ठीक है, तो कार्ब्स आपके जो हैं ये ग्लूकोज बन करके आ गया। अब क्या होता है इन ग्लूकोज के साथ, इस ग्लूकोज के साथ बेटा नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन मिलता है कार्ब्स के साथ और क्या बना लेता है? ये आपका बनाता है प्रोटीन्स। ठीक है, ये लाइफ प्रोसेस में सारी चीजें हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आपको। तो ये चीज बन करके इस तरीके से आपका ये प्रोटीन बनता है, यानी कि प्रोटीन के अंदर कैसा नाइट्रोजन है। विटामिन के अंदर भी नाइट्रोजन होता है। न्यूक्लिक एसिड सर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर तो नाइट्रोजन होता ही है, डीएनए आरएनए वगैरह के अंदर तो नाइट्रोजन मौजूद होता ही है। और तो यहां पर ये आंसर क्या बचा बेटा? आपका कार्ब्स बचे, यानी कि हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस से पहले ही ये चीज क्लियर हो गई कि कार्बोहाइड्रेट जो है इज द करेक्ट आंसर इन विच देयर इज नो नाइट्रोजन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा सर? कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, वाटर का यूज होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हुआ भाई साहब? ग्लूकोज बन करके तैयार हो गया। और वो ग्लूकोज से क्या हुआ साहब? कि आपके कार्ब्स बन करके, ग्लूकोज क्या है? कार्ब्स हैं, तो इसके अंदर कोई भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, आई होप इट्स क्लियर बच्चों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आइए देखते हैं। कह रहा था इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के सिंथेसिस की जो इंफॉर्मेशन सोर्स होती है सेल में, वो किस चीज में होती है? सेलुलर के, सेल के किस चीज में? तो प्रोटीन सिंथेसिस सर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऑर्गेनल था जिसका नाम था राइबोसोम्स। ठीक है, ये प्रोटीन्स बनाता था। ठीक है, ठीक है, राइबोसोम्स बनाता था। अब क्या ऑप्शन में राइबोसोम है? सर नहीं है। डीएनए, आरएनए, एडीपी, एटीपी। ठीक है, अब एटीपी को देखें तो एटीपी क्या? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। सर एनर्जी करेंसी है? नहीं। एडीपी क्या है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है।
एनर्जी करेंसी है, थोड़ी सी उससे छोटी है, ये भी नहीं हो सकता। आरएनए और डीएनए, ये दो ऑप्शन है। अब आपको ये चीज और भी ज्यादा कहां से क्लियर होगी, आपको याद होगा पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक सवाल पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं बेटा, एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है, और दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, सो दैट दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स। और राइबोसोम्स को काम करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगर डीएनए और राइबोसोम्स दोनों उनके पास मौजूद होते थे तो वो अपनी प्रोटीन्स बना लेते थे। तो राइबोसोम्स तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन राइबोसोम्स को काम करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन बेटा कहां पे फीड होती है आपकी, वो इंफॉर्मेशन आपकी फीड रहती है डीएनए में। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज डीएनए। तो आई होप ये वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि इफ अपी, ये कहां से आ गया। अच्छा, मैंने दो पिछले उसमें जो है दोनों क्वेश्चन में ये नहीं बताया आपको कि किस चैप्टर से है, जरा ये चीजें मैं और बता दूं कि नाइट्रोजन, ये अच्छा बता तो दिया था कि लाइफ प्रोसेस से इस तरीके से जो है ये मौजूद है, ये सेल से है। अब ये तीसरा वाला क्वेश्चन जो है ये आपका क्लास 10th का है, और 10th में जो आप चैप्टर पढ़ेंगे हेरिडिटी, ठीक है ना, ये हेरिडिटी से है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ये मेंडल की क्रॉसिंग दिखाई गई है। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि मेंडल ने कौन कौन सी चीजें ली थी, कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, उनके क्या क्या ट्रेड्स थे, ये एक चीज आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। और कौन से डोमिनेंट थे और कौन से रिसेसिव थे, इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में, जब उनको ये नहीं मालूम होता है कि हाँ सर कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, इसकी वजह से जो है वो गलती हो जाती है। तो आइए बेटा मैं बताऊं आपको, कह रहा है कि भाई पी प्लांट लिया था, ग्रीन राउंड सीड इज क्रॉस्ड विद येलो रिंकल्ड सीड। ठीक है, ग्रीन राउंड सीड। अब आपको अगर ये नहीं मालूम होगा कि ग्रीन जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर है, तो आप क्या ले लेंगे, यहां पे कैपिटल जी ले लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन जो है वो रेसेसिव है और येलो जो होता है वो डोमिनेंट। तो येलो को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे बेटा, कैपिटल वाई से, और ग्रीन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वाई से। इसी तरीके से राउंड जो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो राउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, और यहां पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसे स्मॉल आर से। अब क्या कह रहा है, देन द F1 प्रोजनी, F1 प्रोजनी सिंपल आपसे पूछ ली है, तो यहां पर आपका पैरेंटल जनरेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग गैमीट्स बना लेते हैं। गैमीट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, ये सर चीजें सेग्रीगेट हो जाएंगी। क्या क्या बन जाएगा आपके पास, स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक आपके पास ये आ गया, दूसरा स्मॉल आर और कैपिटल वाई आपके पास ये आ गया। यहां पर हम लोग गैमीट्स बनाएंगे जब बेटा, तो कैपिटल आर के साथ एक स्मॉल, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आ जाएगा, और दूसरी चीज यहां पर क्या हो जाएगी, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर। यही दो गैमीट्स इसमें पॉसिबल है सर। ठीक है, तो ये दोनों गैमीट्स जब आपने बना लिया, अब क्या करेंगे, इनको क्रॉस करवाएंगे। तो इसके साथ ये जब क्रॉस हुआ, सो वी आर गोइंग टू हैव कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये फर्स्ट हम लोगों को मिला। दूसरा जब हम लोगों को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हम लोग इससे करेंगे तब भी हम लोगों को क्या मिला, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तीसरा हमारे इससे मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और चौथा भी बेटा हम लोगों को क्या मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हम लोगों को पॉसिबल कंडीशन मिली, जिसमें क्या आ रहा है, कैपिटल वाई, एक भी कैपिटल वाई आया तो क्या हुआ, डोमिनेंट ऐसे रिप्रेजेंट कर देगा अपने आप को, क्या है, येलो कलर हो जाएगा। ओके, और यहां पर कैपिटल आर आ रहा है, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। तो येलो एंड राउंड, यहां पे ऑप्शन में देख लेते हैं, येलो एंड राउंड, सी ऑप्शन हमको मिल गया। यहां पर ये चीज आपकी जो है बेटा वो क्लियर हो गई। ओके, तो यहां पर कैसे हुआ, अक्सर गलती बच्चे क्या करते हैं कि ग्रीन यहां पर लिखा हुआ है तो कैपिटल जी ले लिया, बेटा यहीं पे गलत हो गया। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव है। ओके, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये देखते हैं बेटा। कह रहा है कि द सेल्स ऑफ कॉर्क हैव अ केमिकल कॉल्ड। अब कॉर्क सेल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, क्लास 9th का ये चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं टिश्यू।
टिश्यू में अलग अलग तरीके के टिश्यू पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने एक लेयर के बारे में पढ़ा था, एक टिश्यू के बारे में पढ़ा था जिसको हम लोग कह रहे थे एपिडर्मिस। ठीक है ना, जो एपिडर्मल लेयर थी, एपिडर्मिस जो थी आपकी, वो क्या था बेटा, उसकी खास बात क्या थी कि वो प्रोटेक्टिव लेयर थी। और बाहर की तरफ यानी कि जो ट्री का ट्रंक होता है बेटा, यहां पर ट्री का जो ये ट्रंक होता है जिसके ऊपर आपको पेड़ की छाल मिलती है जिसको कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ये डेड सेल्स होते हैं बेसिकली, और इसमें एक केमिकल का डिपॉजिट हो जाता है, और जिसकी वजह से ये एपिडर्मिस टिश्यूज आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉर्क सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही इम्परवियस होती है। तो उसी केमिकल के बारे में आपसे पूछा है कि भाई साहब वो केमिकल क्या है, सो दैट पर्टिकुलर केमिकल इज सुबेरिन। उसे क्या कहते हैं बेटा, सुबेरिन कहते हैं। तो आपको इन सब चीजों में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन सब के अलग अलग मतलब हैं, अलग अलग यूजेज हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या कह रहा है, सर ब्रायोफिल्म के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा चैप्टर है सर, रिप्रोडक्शन का चैप्टर है। रिप्रोडक्शन किस में है, क्लास 10th में। तो क्लास 10th के रिप्रोडक्शन से पूछा गया है कि ब्रायोफिल्म जो है वो किससे जो है वो ग्रो करता है बेटा, सीड से, स्टेम कटिंग से, लीफ बड से, रूट कटिंग से। तो लीफ बड्स होते हैं, इस तरीके का कुछ लीफ होता है ब्रायोफिल्म का, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, छोटे छोटे लीफ बड्स इस तरीके से जो है वो निकल रहे होते हैं। ये क्या होता है, ये लीफ जब इस तरीके से नीचे जमीन पर गिरती है तो उसको भाई जैसा इन्वायरमेंट उसको चाहिए होता है वो मिलता है। उसके मिलने की वजह से क्या होता है बेटा कि जब जमीन पे ये गिरता है आकर के, तो ये छोटे छोटे जो लीफ बड्स हैं इसके अंदर से इस तरीके से ये ग्रो करता है और पूरा प्लांट निकल करके आ जाता है। तो ये लीफ बड्स के जरिए से जो है वो ग्रो करता है, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रायोफिल्म का एग्जाम्पल जिसका देते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स प्रोमोट सेल डिवीजन। आपको अगर पहली वीडियो आपने देखी है जिसमें हम लोगों ने लास्ट ईयर का पेपर डिस्कस किया था 2025-26 का, 25-26 के सेशन के, उसमें भी ये क्वेश्चन है, देखिए अगले साल ही रिपीट कर गया। इसी वजह से मैं आपसे बार बार कहता हूं बेटा कि पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यूज को जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इससे आपको पेपर पैटर्न पता चल जाता है, आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी तैयार हो जाते हैं, आप आकर के देखते हैं और खट से लगा देते हैं कि सर साइटोकाइनिन आंसर है। ठीक है, साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सेल डिवीजन हो रहे थे। मैंने ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर दोनों चीजें आपको पढ़ाई थी, वाली वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ड्यूरिंग नाइट मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी अकरिंग इन दी प्लांट्स इज। कह रहे हैं प्लांट्स में एक्सचेंज होता है, हमने पढ़ा है सर, बिल्कुल एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। आइए दिन के वक्त होता है, क्या होता है देखते हैं। दिन में क्या होता है, ऑक्सीजन को सर एलिमिनेट कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा होता है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों लेता है सर, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपका प्लांट है, फोटोसिंथेसिस लेगा, ऑक्सीजन को निकाल देगा, यही हो रहा था। लेकिन खाली फोटोसिंथेसिस थोड़ा ही ना कर रहा है, वो साथ ही साथ रेस्पिरेशन भी कर रहा है। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर। तो रात में क्या हो रहा है बेटा, ये ऑक्सीजन भी इस्तेमाल, अरे दिन में ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दे रहा है। नॉर्मल चीजें चल रही थी, लेकिन ऑक्सीजन की अमाउंट इतनी ज्यादा होती है जितनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता है, तो ऑक्सीजन अच्छी खासी रिलीज करता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हो गई नाइट, रात हो गई बेटा। रात में क्या हुआ, ये प्रोसेस रुक गया सर। कौन सा प्रोसेस, ये वाला, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा था वो रुक गया है। यानी कि अब रात में सिर्फ क्या हो रहा है, रात में ये हो रहा है सर कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, यानी कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू है। रेस्पायर तो कंटिन्यूसली कर रहा है वो, यानी कि किस चीज का एलिमिनेशन हो रहा है सर, कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन कंटिन्यूसली हो रहा है। तो यहां पे सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सी बात है कि दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होता है, बल्कि रात में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा होता है। ओके, so let's move forward for the next question बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इन C4 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस अकर इन। अब C4 प्लांट्स क्या होते हैं, या आपके 10th की क्लास में नहीं है, आपके 11th की क्लास में है, जिसको अब मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो क्लास में समझाऊंगा सारी चीजें। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात आपको 10th वाले लेवल तक की बता दूं बेटा, आपको इसमें डरना नहीं है। क्या होता है, पूछ रहा है कि
कहां पर होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो बेटा क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, तो यहां पर क्या होता है, एक लीफ है, तो लीफ के ऊपर यहां पर बताया था भैया कि हर जगह जो है वो क्या होता है, एपिडर्मिस की लेयर होती है इस तरीके से, ठीक है। और एपिडर्मिस की लेयर में क्या होता है, खास चीज क्या बताई थी कि भैया यहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ना ही अपर एपिडर्मिस में होता है और ना ही लोअर एपिडर्मिस में होता है, दोनों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर कुछ और सेल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पेलिसेड टिश्यूज। ये पेलिसेड टिश्यूज प्रेजेंट है, लाइक दैट। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, और यहां पे कुछ स्पॉन्जी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इनका नाम क्या है, पेलिसेड टिश्यूज। दे आर दी स्पॉन्जी टिश्यूज, ठीक है। और ये क्या है, आपका लोअर एपिडर्मिस है, और ये आपका क्या है, अपर एपिडर्मिस है, ठीक है। तो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है, सिर्फ पेलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज में हो रहा है। और एक खास बात क्या है बेटा, ये पेलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज को टुगेदर दे आर कॉल्ड एज मीजोफिल टिश्यूज। इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है बेटा, मीजोफिल टिश्यूज कहा जाता है। तो C4 प्लांट जो होते हैं आपके, उसमें फोटोसिंथेसिस बेटा कहां पर होता है, सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल टिश्यूज के अंदर ही होता है, बंडल शीथ में नहीं होता है। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई मीजोफिल टिश्यूज कैसे किसे कहते हैं, मीजोफिल सेल्स कौन से होते हैं, और कहां पर इनके अंदर C4 प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मरीन फिश। ये कहां से आ गया सर सवाल, ये आ गया इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज से। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9th का चैप्टर है बेटा, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। उससे इसमें से पूछा गया है कि कौन सी मरीन फिश नहीं है। तो मरीन फिश आपकी यहां पर जो है वो पर्ल स्पॉट भी होती है, ये भी है, बॉम्बे डक भी होती है, ट्यूना भी होती है। बस ये मृगल्स जो होते हैं ये मरीन नहीं होते हैं, ये फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं बेटा। सो द करेक्ट आंसर इज मृगल्स सी, ठीक है ना, ये फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, बाकी तीनों जो हैं वो क्या है, मरीन वाटर फिशेस हैं। ओके, नेक्स्ट बात क्या हो रही है, कह रही है होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं सर। होमोलोगस को देखते हैं, ये कहां से आया बेटा, ये आपका आया है क्लास 10th के पोर्शन से। एक चैप्टर है जिसको हम लोग एंट्रेंस के लिए ही पढ़ेंगे खाली, जिसका नाम है इवोल्यूशन। पहले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन साथ में था, लेकिन एनसीईआरटी से उसको इवोल्यूशन वाले पार्ट को हटा दिया गया। अब इवोल्यूशन हम लोग जो है वो एंट्रेंस के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि एमयू में आता है वो। ओके, तो यहां पे पूछ रहा है होमोलोगस, तो होमोलोगस को जरा तोड़ लिया जाए। कह रहा है होमो और लोगस। होमो का मतलब क्या होता है बेटा, होमो को कहते हैं सेम, और लोगस से आता है बेटा लोकेशन, ठीक है। यानी कि ये वो ऑर्गन्स होते हैं जिनकी लोकेशन यानी कि स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, लेकिन फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहां पर क्या दे रखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे अगर हाथ को देखें आप, ठीक है, तो ये फोरआर्म्स को अगर देख रहे हैं तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर इस तरीके से ह्यूमरस है, यहां पे रेडियस एंड अल्ना है, यहां पे फिर आपके जो है वो अलग अलग बोन्स इस तरीके से नॉर्मल आ जाते हैं। यही सेम स्ट्रक्चर जो होता है वो वेल के फ्लिपर्स का भी है, यही सेम स्ट्रक्चर जो है वो हॉर्स का भी है, यही सेम स्ट्रक्चर जो है वो डॉग का भी है। तो ऐसे ऑर्गन्स जिसमें क्या हो रहा है, लोकेशन और स्ट्रक्चर सेम है, जैसे इन सबका स्ट्रक्चर मैंने सेम बताया, लेकिन फंक्शन अलग है। भाई हमारा क्या है, कोई भी चीज ग्रास्प करने का मैंने पकड़ रखा है। वेल के अंदर क्या है कि भाई स्विमिंग करने के लिए फ्लिपर्स हैं उसके पास, डॉग के पास, हॉर्स के पास क्या है कि भैया दौड़ने के लिए मौजूद है। तो फंक्शंस लेकिन सबके जो है वो अलग अलग हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को होमोलोगस कहा जाता है। तो यहां पे क्या है, सेम स्ट्रक्चर नहीं सर, ये दोनों तो नहीं हो सकते। डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सॉरी सेम स्ट्रक्चर, हाँ ये डिफरेंट वाले नहीं हो सकते। सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन, नहीं सेम फंक्शन नहीं होते हैं, फंक्शन अलग होते हैं। सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, दे आर दी होमोलोगस ऑर्गन्स। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर कि होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा कि द एक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हॉर्मोन्स इज, ये कैसा होता है।
ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं कि सर सिनर्जेटिक होता है, क्यूमुलेटिव होता है, एडिटिव होता है या एंटागोनिस्टिक होता है। तो बेटा एंटागोनिस्टिक से स्टार्ट करते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑपोजिट, एक दूसरे से अगेंस्ट में काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ये एंटागोनिस्टिक नहीं काम करते हैं। ओके, एडिटिव की अगर बात करी जाए कि दो चीजों को सिंपल ऐड कर दिया, वो एडिटिव का मतलब होता है। तो खाली एडिटिव एडिटिव होते हैं लेकिन खाली एडिटिव नहीं होते हैं। क्यूमुलेटिव की अगर हम लोग बात करें तो क्यूमुलेटिव क्या होता है कि पहले कोई चीज मौजूद है, उसमें दूसरी चीज भी ऐड हो जाए, तो क्यूमुलेटिव भी नहीं होते हैं। सिनर्जेटिक होते हैं बेटा। ये सिनर्जेटिक का मतलब क्या होता है? यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि एक इंसान कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, दूसरा इंसान जो है वो दूसरा पर्टिकुलर काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एक इंसान है, ए है, वो मान लीजिए 1 घंटा काम कर सकता है। दूसरा इंसान बी है, वो भी मान लीजिए 1 घंटा काम कर सकता है। लेकिन जब ये दोनों ए और बी मिलके काम कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए था भैया? 2 घंटा मिलके काम कर सकते थे। लेकिन सिनर्जेटिक काम का क्या मतलब होता है? सिनर्जेटिक का क्या मतलब होता है कि 2 घंटा नहीं, ये मिल करके 3 घंटे काम कर सकते हैं। यानी कि जो उनका एडिशन होता है वो उनके जो रिजल्ट आता है बेटा उससे ज्यादा बढ़ जाता है अगर नॉर्मली उनको ऐड करें। तो अकेले अकेले काम कर रहे होते तो वो कुछ अलग काम करता, एड्रेनलिन कुछ काम करता, नॉरएड्रेनलिन कुछ काम करता। लेकिन जब दोनों ने मिलकर के काम किया तो दोनों मिलाकर के जितना काम करते उससे कहीं ज्यादा काम हो जाता है। तो ये मतलब होता है सिनर्जेटिक। तो ये दोनों जब काम, ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के सिनर्जेटिक होते हैं। ओके, आई होप अब ये चीज क्लियर हो गई होगी इस एग्जाम्पल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि सर व्हाट इज कॉमन बिटवीन मलेरिया एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस। मलेरिया और जापानीज इंसेफेलाइटिस सर क्या कॉमन है? सर मच्छर कॉमन है, दोनों मच्छर के काटने से हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपके उसमें आया था कि हाँ इसके अंदर क्या कॉमन है। अगर बच्चे ने थोड़ा सा भी पढ़ा है, कहां से बेटा ये बता दूं आपको, क्लास 9 से है ये क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल, जिसमें जो है वो हम लोगों ने डिजीज के बारे में पढ़ा था। तो उसी चैप्टर से है कि जापानीज एंसेफेलाइटिस और मलेरिया दोनों का जो कैरियर होता है, वेक्टर होता है, वो कौन होता है बेटा? मॉस्किटो होता है। ये मॉस्किटो की वजह से होता है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बारे में पूछ लिया। कहां से पूछा है सर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल से पूछा है। क्लास 10th का चैप्टर है न्यूरॉन्स के बारे में। सर आपने पढ़ाया था कि इस तरीके से कुछ होता है, यहां पर ऐसे करके ये नर्व एंडिंग्स हो रही होती हैं और यहां से जो है वो दूसरे जो है वो डेंड्राइट से स्टार्ट हो रहे होते हैं अगले नेक्स्ट न्यूरॉन के। तो ये गैप को जो क्या कहते हैं, इस गैप के बारे में पूछा है जिसको कहते हैं हम लोग साइनैप्स। और इसी गैप में से यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और यहां पर जो है वो रिसीव हो जाते हैं डेंड्राइट, जिनको कैच कर लेते हैं। तो यही पूछा गया है कि दोनों न्यूरॉन्स के बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है बेटा उसे क्या कहते हैं? सो दैट पर्टिकुलर गैप इज कॉल्ड एज साइनैप्स। आई होप इट्स क्लियर बच्चों। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? पूछ रहा है आपसे कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वाज द फाइंडिंग ऑफ। ये चैप्टर, ये बेटा पार्ट आपका क्लास 10th का है। ये भी कहां से पढ़ा था? ये हमने पढ़ा है इवोल्यूशन में, या हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। ठीक है, तो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी किस फॉर्म से हुई थी? एक सिंपल फॉर्म से हुई थी। ये किसने कहा था? ये एक थ्योरी दी थी, एक भाई साहब थे जिनका नाम था AI ओपैरिन। AI ओपैरिन। लेकिन सर जो आपने नाम बताया वो तो यहां पर ऑप्शन में कहीं भी मौजूद नहीं है। अब हम क्या करें? AI ओपैरिन ने तो कह दिया था लेकिन हमें तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो बेटा AI ओपैरिन ने एक हाइपोथेसिस दी थी। हाइपोथेसिस क्या होता है? यानी कि ये कहानी, मनगढ़ंत कहानी जो है वो इस तरीके से गढ़ दी थी जिसका जो है वो कोई प्रूफ वगैरह नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इस हाइपोथेसिस को एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था JBS हेल्डेन, हेल्डेन ने जो है वो इस थ्योरी को प्रूफ किया था सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट के जरिए से। कौन सा एक्सपेरिमेंट बेटा? सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट के जरिए से इन्होंने जो है इस चीज को प्रूव किया था।
तो की जो है लाइफ जो बनी है वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से जो है वो बनी है। तो यहां पर हमको ऑप्शन मिला हेल्डेन। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, उसको जिन्होंने प्रूव किया था उनका नाम जो है वो पूछ लिया, ये एक्सपेरिमेंट का नाम पूछ लेता है कि उनका एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था बेटा। तो ये सारी चीजें मैंने इसी वजह से आप लोगों को बता दी। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। अब मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो मेरा ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो मेरे पोस्चर को कंट्रोल कर रहा है, या मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूं, इधर इस तरीके से टहल रहा हूं, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पोस्चर के लिए, ये पूछा गया है इक्विलिब्रियम के लिए। तो आपका कौन सा पार्ट होता है बेटा? सेरिबेलम वो पार्ट होता है, ये हिंड ब्रेन का आपका पार्ट होता है सेरिबेलम। ओके, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? आपके पोस्चर के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज एंड इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। तो दो चीजें पूछी हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि वायरल डिजीज भी है और उसका कैरियर जो है वो मॉस्किटो भी है। तो आइए बेटा ऑप्शंस देखते हैं। कह रहे हैं स्लीपिंग सिकनेस बिल्कुल वायरस है, एड्स भी वायरस से होता है, जापानीज भी जो है वो क्या कहते हैं, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये भी वायरस से ही होता है। टाइफॉइड जो होता है, नहीं सर ये नहीं होता है वायरस से। ठीक है, तीन ऑप्शन इस तरीके से हमारे पास बच गए। अब कैरियर देखते हैं किसकी वजह से होता है। मॉस्किटोज की वजह से। सर अभी तो क्वेश्चन आपने बताया था मलेरिया और जापानीज एंसेफेलाइटिस में क्या कॉमन था? मच्छर ही तो कॉमन था। तो यहां भी मच्छर मिल गया, यहां पे भी मच्छर मिल गया। जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरल डिजीज है, मॉस्किटो के जरिए से ट्रांसमिट हो रही है। सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर इस तरीके से सॉल्व हो गया बेटा। तो एक क्वेश्चन ही आपका, इसी सेशन का ही क्वेश्चन, उसी ने आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया। तो बेटा बहुत ज्यादा आसान चीजें होती है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं, बस थोड़ा सा याद करना है कि हाँ दिमाग लगाया कि हाँ अच्छा ऐसे ये चीजें पढ़ी थी। तो एंट्रेंस बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा घुमा करके लैंग्वेज के साथ खेल दिया जाता है। बायोलॉजी में यही चीज होती है, खाली लैंग्वेज के साथ जो है वो टीचर खेल देता है और कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो बेटा यही सारे क्वेश्चंस थे। आई होप 17 क्वेश्चंस थे करीब, और उन 17 क्वेश्चंस का मैंने इस तरीके से यहां पर चार्ट भी बना दिया है कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस थे। तो 9th वाला पोर्शन अगर हम लोग देखें बेटा, तो फूड रिसोर्स से ये है, टिश्यू से एक था, डिजीज से यानी कि वाइडोवी फॉलिल से दो था, और इतना ही पोर्शन यानी कि करीब। अच्छा अब की बार देखिए बेटा, आपके पास करीब कितना, ऑलमोस्ट ये 25% बैठ रहा है। 25% पोर्शन जो है आपका 9th का आया है, बाकी का 75% पोर्शन आपका जो है वो किससे है बेटा? आपका क्लास 10th से है। इसी वजह से मैंने ये ग्राफ जो है वो बनवाया था, ताकि यहां पर बहुत अच्छे से आप लोग एनालाइज खुद भी कर सकें कि हाँ भाई क्या क्या मसले आ रहे हैं, कहां कहां से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने, अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर हुआ है 2025-26 का जो पेपर, आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देखिए जा करके बेटा, लिंक में है, उसमें आपको मिल जाएगा अभी लिंक, उसमें प्लेलिस्ट में। उसमें क्या था, उसमें बेटा ऑलमोस्ट 50-50% पोर्शन आया था। 50% 9th का था और 50% आपका जो है वो 10th का था। लेकिन यहां पर क्या है, 2 ही साल पहले 24-25 के सेशन को हम लोग वो कर रहे हैं, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और यहां पर हम लोगों ने देखा कि 25% आपका जो है वो 9th से है और करीब 75% आपका कहां से है बेटा? ये आपका 10th के पोर्शन से है। तो 10th के पोर्शन में आपका क्या है कि भाई रिप्रोडक्शन से एक सवाल आया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से सर 4 सवाल हैं, हेरिडिटी इवोल्यूशन से 4 सवाल हैं, लाइफ प्रोसेस से 3 सवाल हैं। तो जितने भी बेटा, मैंने अभी तो 2 पेपर सॉल्व करवाए, हम लोग आगे भी इंशाल्लाह सॉल्व करते रहेंगे। मैंने आप लोगों के लिए करीब 10 साल के पेपर को एनालाइज किया, उसमें यह पाया कि सबसे ज्यादा और हर बार क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो लाइफ प्रोसेस से जरूर क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, और खूब क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे इस बार तो खैर लाइफ प्रोसेस में नहीं है, 4 यहां है, 4 यहां है, 3 वहां है, लेकिन ऐसा होता है कि भाई कभी कभार इसमें से क्वेश्चन नहीं दिया, उसमें से नहीं दिया, एक आधा आया। लाइफ प्रोसेस से हर बार सवाल आता है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और बच्चों के कमेंट्स भी थे, तो इस वजह से ऐसा करेंगे हम लोग कि अब इंशाल्लाह लेक्चर अपने स्टार्ट करेंगे और लाइफ प्रोसेस के एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिसको हम लोग को जानना है। लाइफ प्रोसेस के चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ एंट्रेंस के भी क्वेश्चंस देखेंगे, सो दैट क्योंकि जिनका बोर्ड चल रहा है वो बोर्ड की भी तैयारी हो जाए, जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनकी एंट्रेंस की भी तैयारी हो जाए।
और मैं फिर से आपको बता दूं कि 20 तारीख से यानी कि 20th ऑफ अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है जेडे एकेडमी में। आप लोग जो है यहां पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो ये है 7668133310। हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, ये सारी चीजें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट कि कंटिन्यूस आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, कोई भी चीज नहीं छूटे और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो वक्त मिल जाए। ओके, सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपल। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।